हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जॉइंट ऑडिट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जॉइंट ऑडिट हम उस ऑडिट को बोलते हैं जहाँ पे हम दो तीन अलग अलग फर्म्स को लेकर आते हैं फॉर ऑडिट। ये मिल के आपकी ऑडिट करती हैं, उन्हें कहते हैं हम जॉइंट ऑडिट। अब ये जो प्रैक्टिस है ना ऑफ अपॉइंटिंग सीएस एज जॉइंट ऑडिटर्स, ये अब धीरे धीरे ना हर जगह बढ़ता जा रहा है। इसको एक अलग इम्पोर्टेंस मिल रही है कुछ बड़ी कंपनीज में, कॉरपोरेशंस में। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो बहुत सारे अलग अलग ऑडिटर्स हैं, मोर देन वन फर्म के ऑडिटर्स हैं, उनकी रिसोर्स और एक्सपर्टीज़ को एक साथ लाना ताकि एक्सपर्ट लेवल पे जॉब परफॉर्म हो सके। अब तुमने किसी एक सीए को एक काम दिया और उसे 10 दिन दिए, वहीं तुमने 4 सीए को बुलाए और उनको एक काम दिया, तो कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा काम करेगी, एक सीए की टीम या 4 सीए? अब ये 4 लोग हैं, ये अब एक एक काम खुद को बांट लेंगे। उसके बाद ये विथ इन 10 डेज हर कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। इससे क्या होगा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ज़्यादा रेलिएबल होगी। इट एसेंशियली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ द टोटल वर्क। पूरा काम यहाँ पे शेयर होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है ऑडिट के लिए। अब स्पेसिफिकली कुछ एडवांटेजेस देखने हो अपने को, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो होता है शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज़। जैसे ना कोई कंपनी है XYZ, उसकी 2 सब्सिडियरीज़ है, ABC एंड PQR। अब हो सकता है ये किसी टेलीकॉम बिजनेस में हो, ये कोई नॉर्मल दूसरे बिजनेस पे हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे हो। अब तुम एक ही कंपनी ऑडिटर, एक प्रिंसिपल ऑडिटर बुला रहे हो और बोल रहे हो कि तुम ये दोनों ब्रांचेस को भी, इनकी भी ऑडिट तुम ही करो, इन सब्सिडियरीज़ की भी ऑडिट तुम ही करो। तो क्या आप एक इस ये से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की भी सारी नॉलेज हो, कंपनी सेक्ट की भी सारी नॉलेज हो सकता है कोई एक पर्सन होगा जो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, तो कोई होगा जो इस पे बहुत एक्सपर्ट होगा। अब ऐसे केस में हम बुलाते हैं 2-3 सीएस अलग अलग फर्म से, ताकि उन सब की जो एक्सपर्टीज़ है वो मिलके हमें फाइनल एक ऑडिट रिपोर्ट बन के मिले। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज़। देन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्कलोड। अब एक सीए से तुम 10 दिन में सारा काम करा रहे हो, वहीं 4 सीए से करा रहे हो। ऑब्वियसली बात है, यहाँ वर्कलोड ज़्यादा होगा, यहाँ वर्कलोड कम होगा, क्योंकि काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ जाएगा, अच्छी तरीके से काम होगा, एक्सपर्टीज शेयर होंगी, तो क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी। क्वालिटी बढ़ेगी तो सर्विस जो प्रोवाइड हो रही थी क्लाइंट को वो भी इम्प्रूव होगी। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, हम ऑडिट वर्क को और अच्छा करा सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म्स, जो एक बेटर पोजीशन में टू डील विद डिटेल्ड वर्क एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट्स। अब इसे तुम एज अ सीए देखो या सीए से हट के किसी भी फील्ड में देखो, अगर तुमने एक ही इंसान रखा हुआ है जिसे तुम बोल रहे हो कि मार्केटिंग भी तुम ही करोगे, प्रोडक्शन भी तुम ही देखोगे, सेल्स भी तुम ही करोगे, सब तुम करोगे, तो अब उस पर्टिकुलर पर्सन का तुम्हें डेवलपमेंट कराना होगा, उसे सिखाना होगा हर एक चीज़। वहीं तुम लेके आ रहे हो 3 लोग को साथ में, जिसमें से एक को मार्केटिंग की नॉलेज है, एक को प्रोडक्शन की नॉलेज है, एक को सेल्स की नॉलेज है। तो ऐसे केस में जो स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट लगती है वो लो हो जाती है, तुम्हें एक ही इंसान को बैठ के सारी चीज़ सिखानी नहीं पड़ रही है। लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क। देन अ सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन टूवर्ड्स अ बेटर परफॉर्मेंस। अब जहाँ पे 2-3 फर्म्स एक साथ मिलके काम कर रही होगी ना, हर फर्म का अपने में एक ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हम दूसरे से तो अच्छा काम करके दिखाएं, मतलब हम अच्छी तरीके से अपना काम फुलफ़िल करके दें। तो इस कंपटीशन, इस हेल्दी कंपटीशन की वजह से जो परफॉर्मेंस होगी वो और ज़्यादा बेटर होगी। पर अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तो जो फीस है वो शेयर होगी। अभी तुम किसी एक पर्सन को पे कर रहे थे 1 लाख, अब वही 1 लाख तुमको पे करना है 4 लोगों को। अब इंडिविजुअली इन लोगों के लिए आप देखो, जो भी लोग हैं इनको तो लगेगा ना कि इन्हें फ़ीस बहुत कम मिल रही है, तो सबसे पहला तो जो फ़ीस है वो शेयर होगी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है एक सीए का कुछ चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होगा, तो वहीं दूसरे सीए का उसे देखने का नज़रिया अलग होगा। जनरल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ सम ऑडिटर्स। 4 लोग एक साथ टीम में काम कर रहे हैं, पर हो सकता है कोई 2 लोग ऐसे हो जो दूसरे 2 को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ज़्यादा सुपीरियोरिटी दिखाएं। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क। हो सकता है सबका वर्क एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करे। एरियाज ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग नेग्लेक्टेड। अब मान लो चारों ने ना अपनी अपनी कुछ ड्यूटीज़ डिवाइड कर ली, इन चारों की ड्यूटीज़ में ना एक चीज़ आ रही है जो कॉमन है,
तो ये सोच के छोड़ दे रहा है कि दूसरा वाला चेक कर लेगा, वो सोच रहा है कि ये चेक कर लेगा, ऐसे ही करके सारे उस चीज़ को चेक ही नहीं किया किसी ने, सब ने छोड़ दिया ये सोच के कि दूसरा कर लेगा, तीसरा कर लेगा। तो ऐसे केस में जो कॉमन कंसर्न वाले काम होते हैं ना, वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। अनसर्टेनिटी अबाउट द लाइबिलिटी फॉर द वर्क डन, कोई सर्टेनिटी नहीं होती। तो जहाँ इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहीं ये सब डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आप इनको लॉजिकली देखोगे ना तो इसमें याद करने का कुछ था ही नहीं। जब चार लोग मिलके काम कर रहे हैं तो चारों की एक्सपर्टीज़ आके काम और अच्छा होगा, कम टाइम पे होगा, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, बेटर परफॉर्मेंस होगा। तो वहीं जब चार लोग साथ में काम कर रहे हैं तुम चारों को पैसे दोगे, हो सकता है उनके बीच में ना जम रही हो या उनका काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ना कर रहा हो, कोई ज़्यादा ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा हो। ये सब बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको एकदम ऐसा वर्ड टू वर्ड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 3 से 4 बार रिपीट कर करके पढ़ोगे ना तो ही आपको याद हो जाएगी। अब जहाँ इतनी सारी डिसएडवांटेजेस आ रही हैं, अराइज हो रही है, तो हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने इसके सॉल्व करने के लिए, इस पर वर्क करने के लिए इशू किया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 299, दैट इज़ ऐसे 299, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, विच लेज डाउन द प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट, ताकि आप अचीव कर पाओ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, जो हमारा ऐसे 200 बोलता है। अब ये ऐसे 299 बेसिकली क्या चीज़ से डील करता है, कौन से स्पेशल कंसिडरेशन से डील करता है वाइल कैरिंग आउट ऑडिट बाय जॉइंट ऑडिटर्स। ऐसे 299 सबसे पहले तो ये इन्वॉल्व करता है कि अगर जॉइंट ऑडिट हो रही है, मान लो 2 फर्म्स इन्वॉल्व है, तो दोनों फर्म्स के जो एंगेजमेंट पार्टनर है और जो भी की मेंबर्स हैं उनकी एंगेजमेंट टीम के सब वो जितने भी हैं वो इन्वॉल्व हो प्लानिंग में। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लानिंग करके दूसरे को बता रहा है कि हमने ये प्लानिंग की है, नहीं, दोनों मिल के प्लानिंग करेंगे। जो जॉइंट ऑडिटर्स हैं उन्हें जॉइंटली एक साथ मिल के इस्टेब्लिश करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, जो सेट करेगा स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट और गाइड करेगा डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। अब जब आप प्लानिंग करने मिलोगे उसके बाद अपनी ऑडिट को कमेंस करने से पहले, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, जो ये जॉइंट ऑडिटर्स हैं ना ये डिस्कस करेंगे और डेवलप करेंगे एक जॉइंट ऑडिट प्लान कि कैसे ये जॉइंट ऑडिट वर्क करने वाली है। अब इस जॉइंट ऑडिट प्लान को डेवलप करते वक्त ऑडिटर्स क्या क्या चीज़ कंसिडर करेंगे, किस बारे में डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करेंगे डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज़ या कॉमन ऑडिट एरियाज़, दैट इज़ कोई पीएनएल चेक कर रहा है, दूसरा बैलेंस शीट चेक कर रहा है, या कोई सब डायरेक्ट कंफर्मेशन लेने का काम कर रहा है, तो कोई सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है। जो भी काम जिसे परफॉर्म करना है जिस तरीके से, डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज़ और कॉमन ऑडिट एरियाज़, सबसे पहले ये डिसाइड होगा। फिर एसरटेन करेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट, कैसे रिपोर्ट करना है, कब करना है, क्या है टाइमिंग एंड ऑल। फिर हो सकता है आप जो ऑडिट कर रहे हो, ये कुछ ऑडिट कर रहा है, आप लोग की नज़र में कोई सिग्निफिकेंट मैटर आ रहा है, तो आप ये कंसिडर करोगे कि आप कैसे कम्युनिकेट करने वाले हो हर एक जॉइंट ऑडिटर को उस फैक्टर्स को जो सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। कौन कौन सा काम परफॉर्म करेगा, इसके लिए सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। एज़ पर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ आपको पता चलता है ना कि इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा अटेंशन कौन सी एरिया में डिवोट करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट एसरटेन करो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज जो भी नेसेसरी होंगी टू एकम्प्लिश द एंगेजमेंट। हम ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ये 5 चीज़ें चेक करते हैं और डेवलप करते हैं एक जॉइंट ऑडिट प्लान। और हम जॉइंट ऑडिट प्लान में क्या डिसाइड करते हैं, कौन सा ऑडिटर क्या काम करेगा, कौन से ऑडिट एरिया पे परफॉर्म करेगा, क्या उसकी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होगी, अगर उसके नज़र में ऐसा कोई भी मैटर आ रहा है, फैक्ट आ रहा है जो कि सिग्निफिकेंट है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे उसे कंसिडर करेगा, जो डायरेक्ट करे हर एक एंगेजमेंट टीम मेंबर के एफर्ट को। फिर ये सब करने के लिए वो क्या कंसिडर करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आ रही है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी की या सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड की, एंड एट लास्ट इन सब के बेसिस पे वो एसरटेन करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज जो नेसेसरी होंगे टू एकम्प्लिश द एंगेजमेंट। तो सबसे पहले ऐसे 299 चाहता है, ये बोलता है कि इन सब को प्लानिंग के टाइम पे सब एक एक पर्सन को वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। फिर वो मिल के साथ में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को इस्टेब्लिश करेंगे। फिर ऑडिट कमेंस करने से पहले वो एक जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे। एंड आफ्टर दिस अब आपने ऑडिट कमेंस कर दिए तो जो भी जॉइंट ऑडिटर्स है वो कंसिडर करेंगे, असेस करेंगे रोमम और कम्युनिकेट करेंगे उसे दूसरे जॉइंट ऑडिटर के साथ। फिर आप उन हर एक
ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को डॉक्यूमेंट करोगे, जो कॉमन है, जो दोनों को परफॉर्म करनी है, या जो स्पेसिफिक अलॉट की गई है किसी एक पर्टिकुलर ऑडिटर को। और ऐसा नहीं है कि अगर दो फर्म्स को आपने अपॉइंट किया हुआ है तो दोनों को आप अलग अलग एंगेजमेंट लेटर दोगे। जो जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं कॉमन एंगेजमेंट लेटर, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, और जो वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट है वो साइन किया जाना चाहिए बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, और वो सेम चीज़ कम्युनिकेट की जानी चाहिए टू TCWG कि कैसे कौन से ऑडिटर को कौन सा वर्क अलॉट हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो, जहाँ आपने जो आपको वर्क अलॉट किया गया है ना, जिस तरीके से जिस एरिया पे आपको जो काम परफॉर्म करना है, जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, आपने उसको पहले ही डॉक्यूमेंट कर दिया है। तो इसकी वजह से जो भी जॉइंट ऑडिटर है ना, वो सिर्फ उतने ही काम के रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसे एलोकेट किया गया है, उस पर्टिकुलर काम के प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर कोई मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, दोनों CA हैं, दोनों को अपॉइंट किया और फिर कुछ वर्क अलॉट किया। अब मान लो एक्स ने अपना काम अच्छे से कर लिया, वाई ने नहीं किया, तो ये सिर्फ अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे ये जो जॉइंट ऑडिटर्स हैं ये जॉइंटली या सेवरली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर कॉमन एरियाज। वो ऑडिट वर्क जो डिवाइड नहीं किया गया है अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर्स एंड इज कैरिड आउट बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स। हो सकता है एट लास्ट बैलेंस शीट आइटम्स ना हर एक ऑडिटर को चेक करनी है। तो अब अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है, डजेंट मैटर CA एक्स ने चेक किया, वाई ने नहीं किया, फिर भी दोनों साथ में या सेवरली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब देखो, प्लानिंग के वक्त अभी अपने ऊपर क्या पड़ा, प्लानिंग के वक्त हर एक को वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। दैट इज़ प्लानिंग के टाइम जो भी डिसीजन ली गई है उसमें आप प्रेजेंट थे, उसमें आपने अपना कंसेंट दिया है। तो जो भी डिसीजन जॉइंट ऑडिटर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं ऑडिट प्लानिंग के समय इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज, अगर उनको लेके कुछ भी इशू होता है तो उसमें जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं वो जॉइंटली या सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। हो सकता है कि आपका काम तो डिवाइडेड है, बट अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, अगर आप कभी कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो और आपकी नज़र में कोई ऐसा फैक्ट आ रहा है, कोई ऐसा मैटर आ रहा है जो सिग्निफिकेंट है, तो आपको कम्युनिकेट करना होगा। तो ऐसे कोई भी मैटर्स हैं जो लाए गए हैं नोटिस में एक जॉइंट ऑडिटर के बाय एनी वन ऑफ देम, और उनके बीच में एग्रीमेंट था अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन सच मैटर, तो यहाँ पे भी जॉइंटली या सेवरली लायबल होंगे। अब यहाँ पे जॉइंटली और सेवरली का क्या मतलब, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अगर CA एक्स का कुछ काम है तो वो सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बट हम जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मान लो CA वाई का कोई एरिया है, वर्क एरिया, उससे रिलेटेड इसे कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जाके इसे बताए। अगर ये नहीं बता रहा है तो ऐसे केस में फिर CA एक्स रिस्पॉन्सिबल होगा CA वाई के काम के लिए। तो यहाँ पे ये सेवरली रिस्पॉन्सिबल हुआ। वहीं बैलेंस शीट चेक करनी थी दोनों को, बट दोनों ने ही नहीं की, तो अब यहाँ पे दोनों जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल FRF। अगर इन सब चीज़ों में किसी भी तरह की मिस्टेक दिख रही है तो दोनों लायबल होंगे, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑल्सो ensuring that the audit report complies with requirement of relevant statutes applicable SA or other relevant pronouncement issued by ICI। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली या सेवरली रिस्पॉन्सिबल हों। अब जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि आपको अपने दूसरे जॉइंट ऑडिटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है किसी भी सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर, अगर कोई भी एक जॉइंट ऑडिटर है उसकी नज़र में कोई ऐसा मैटर आता है जो रेलेवेंट होगा टू द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, और जो उसे लगता है कि वो पर्सन डिज़र्व करता है उस पर अटेंशन ड्रॉ करना, अटेंशन डिवोट करना, या जिसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर या डिस्कशन होना ज़रूरी है विथ अदर जॉइंट ऑडिटर्स, तो ऐसे केस में जो वो जॉइंट ऑडिटर है जिसे ये मैटर मिला है, जिसे ये मैटर दिखा है, वो सबके साथ बैठ के कम्युनिकेट करेगा हर एक अदर जॉइंट ऑडिटर के साथ इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। अब ऐसा नहीं है पूरी ऑडिट कंप्लीट हो गई उसके बाद जाके बता रहे हो अरे मुझे ये मैटर दिखा था, नहीं। ऑडिट कंप्लीट होने के पहले आपको राइटिंग में हर एक दूसरे जॉइंट ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना है उस मैटर को। और अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे जॉइंट ऑडिटर्स है इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक ऑडिटर अलग अलग रिपोर्ट इशू करेगा। सब अलग अलग काम तो परफॉर्म करेंगे बट एट लास्ट उन्हें कंपाइल करके एक साथ ला के वो एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे।
बट कभी ऐसा हो सकता है कि जो ये कॉमन ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन दी गई है ना, उससे आप एग्री नहीं करते हो, कोई एक पर्टिकुलर ऑडिटर है जो उससे डिसएग्री करता है विथ रिगार्ड टू द ओपिनियन, तो ऐसे केस में वो ऑडिटर अपनी पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में। और अगर ऐसा हुआ है तो ये जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा ये इसमें इस रिपोर्ट की रेफरेंस देगा, और जो ये कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है इसमें ये सब लोग इसकी रिपोर्ट की रेफरेंस देंगे। एंड हियर वी आर डन विथ SA 299 जॉइंट ऑडिटर्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन बात करते हैं इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में? सेक्शन 143। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑडिटर को रिपोर्ट करना रहता है कुछ 6 मैटर्स पे जो अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट मैटर क्या है? सबसे पहले तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा कि अगर कोई भी लोन्स और एडवांसेस ऐसे हैं जो कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं। किसी भी तरह की लोन्स एडवांसेस कंपनी ने की है और वो सिक्योर्ड है, वो शो किया जा रहा है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी की गई है, तो वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं। और दूसरा, जिस भी टर्म्स में ये लोन्स एडवांसेस दी गई है, क्या वो प्रेजुडिशियल तो नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। प्रेजुडिशियल मतलब क्या वो हार्मफुल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी या उसके मेंबर्स। सबसे पहले हम इस बात पे रिपोर्ट करेंगे। देन सेकंड, जो भी ट्रांजैक्शन शो की गई है कंपनी के बुक एंट्रीज में, क्या उनमें से कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन है जो प्रेजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और अगर जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी है, दैट इज़ आप मान सकते हो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके द्वारा जितने भी एसेट्स हेल्ड किए गए हैं एज शेयर्स, डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज़, दैट इज़ उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है, क्या वो बेचे गए हैं लोअर प्राइस पे, उस प्राइस से लोअर जिस पे उसने ख़रीदा था। मान लो आपने 100 रुपये में शेयर ख़रीदा और आपने 80 में बेचा, तो क्या ऐसी सिचुएशन है, वो चेक करेंगे, उस पर रिपोर्ट करेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है जो लोन्स और एडवांसेस कंपनी ने किए थे उसे उन्होंने डिपॉजिट की तरह शो कर दिया है, कहीं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को तो चार्ज नहीं कर दिया है रेवेन्यू अकाउंट में। अब आपको ये तो पता ही है ना कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो आप बिजनेस में चार्ज नहीं कर सकते, आपको बिजनेस में उसका डिडक्शन नहीं मिलता। एंड एट लास्ट, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपनी ने ये शो किया है कि किसी भी तरह का शेयर उन्होंने अलॉट किया है फॉर कैश, तो ऑडिटर ये चेक करेगा, इस चीज़ पे रिपोर्ट करेगा कि क्या एक्चुअली में वो कैश रिसीव किया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट। और अगर कोई भी कैश एक्चुअली में रिसीव नहीं किया गया है तो फिर वो ये चेक करेगा कि जो भी पोजीशन हमें स्टेट की जा रही है इन द अकाउंट बुक्स या बैलेंस शीट वो करेक्ट है, रेगुलर है और मिसलीडिंग नहीं है। तो एज़ पर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 हम क्या क्या चीज़ों पे रिपोर्ट करते हैं? अगर कोई भी लोन्स और एडवांसेस है वो सिक्योर्ड है तो हम प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं ये चेक करेंगे। वो प्रेजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के साथ, ये चेक करेंगे। फिर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो क्या वो प्रेजुडिशियल है, ये चेक करेंगे। अगर कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ना हो के भी इन्वेस्ट कर रही है तो उससे वो प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है, ये चेक करेंगे। क्या जो लोन्स और एडवांसेस हैं वो एक्चुअली में लोन्स और एडवांसेस की ही तरह शो किए गए हैं, डिपॉजिट शो कर दिए गए हैं। क्या पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर दिया है। एंड एट लास्ट, अगर हम बुक्स में कोई भी ऐसा अमाउंट शो कर रहे हैं जो हम लिख रहे हैं कि शेयर्स अलॉट किए गए हैं फॉर कैश, तो कैश एक्चुअली में रिसीव किया है या नहीं। और अगर कैश एक्चुअली में रिसीव नहीं किया तो फिर ये चेक करेंगे ये जो भी हम शो कर रहे हैं वो करेक्ट है, रेगुलर है और मिसलीडिंग तो नहीं है। अच्छा, अब जो ये हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये सब सही है तो आप उसमें लिखोगे सही है और फिर इस पर रिमार्क दोगे, नहीं। ये जो ऊपर अभी आपने सब सेक्शन 1 के अंदर जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं इसमें तब तक ऑडिटर को कुछ रिपोर्ट करना कंपलसरी नहीं होगा या वो रिक्वायर्ड नहीं होगा अनलेस उसके पास कोई स्पेसिफिक कमेंट हो उस मैटर पे। अगर वो अपनी जो भी रिजल्ट ऑफ इंक्वायरीज है उससे इतना सेटिस्फाइड है कि उसे नहीं लगता कि उसमें कोई भी फर्दर ड्यूटी है उसकी रिपोर्ट करने की, तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा। दैट इज़, इसका सिंपल वर्ड में आप ये समझ सकते हो कि एक ऑडिटर को सिर्फ तभी रिपोर्ट करना है इन मैटर्स पे जब वो फाइंड करता है कोई भी चीज़ इनके एडवर्स पे। दैट इज़ हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि लोन्स और एडवांसेस जो हम अगेंस्ट सिक्योरिटी शो कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं। अब मान लो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं है तो ही तुम उस पर अपना कमेंट दोगे। अब वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड भी है, प्रिजुडिशियल भी नहीं है, तो उस पर कोई भी कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इस लास्ट लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ लो, ये तुम्हें करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है।
That auditor should make a report to the members in case he finds answer to any of these matters in adverse. अब आईसीआई को तुम जानते हो, आईसीआई ये पूरी लाइन सेम टू सेम लिख देगी, बस यहाँ एडवर्स की बजाय ना फेवर पे होगा ऐसा कुछ लिख देगी, या उस पूरे स्टेटमेंट में कोई एक छोटी सी चेंज कर देगी। और अगर ये क्वेश्चन आता है करेक्ट इनकरेक्ट में तो हम बताएंगे ये चीज़। सेकंड, रिपोर्टिंग ऑन अकाउंट्स एग्जामिन्ड। तो अभी हमने सबसेक्शन 1 पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसेक्शन 2। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा कंपनी के मेंबर्स को जो भी अकाउंट्स उसने एग्जामिन किए हैं, एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रेजेंट होने वाला है बिफोर द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे क्या मतलब हुआ, एक कंपनी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, सब्सिडियरीज है, तो आपको पता होगा कि आप सिर्फ अपनी मेन ब्रांच की अब डॉक्यूमेंट नहीं शो करते हो अपने मेंबर्स को, आप उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाते हो और ब्रांच की भी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई जाती है। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल मीटिंग में प्रेजेंट की जाने वाली है इन फ्रंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, उस हर एक पे रिपोर्ट करना होगा ऑडिटर को, ये बोलता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। और वो रिपोर्ट कैसे बनेगी? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट जो भी प्रोविजंस है एक्ट की, जो भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो भी मैटर्स हैं जो रिक्वायर्ड थे टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और प्रोविजंस अंडर सबसेक्शन 11। इन सिंपल वर्ड सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा कंपनी के मेंबर्स को जो भी अकाउंट्स उसने एग्जामिन किया है उस पर, और उस हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो प्रेजेंट होने वाली है इन फ्रंट ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग। फर्दर ऑडिटर को ये भी रिपोर्ट करना होगा कि क्या टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो भी सैड अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो प्रेजेंट कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी at the end of its financial year and P&L, cash flow for the year and other such matters जो भी prescribed है under Rule 11 of the Companies Audit and Auditors Rule 2014। दैट इज़ ऑडिटर को ये बताना है कि जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, P&L है, कैश फ्लो है, ये सब ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड हियर वी आर डन विद सबसेक्शन 2। नाउ सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि ऑडिटर को फर्दर रिपोर्ट करना होगा और स्टेट करना होगा। अब सबसेक्शन 3 के अंदर ऑडिटर को ये बताना होगा कि क्या उसने हर एक इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली है, हर एक एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर ली है जो कि बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज में या उसके बिलीफ में उसे नेसेसरी लगती है फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। और अगर नहीं कर पाया है ऑब्टेन हर एक इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन, तो उसकी क्या डिटेल्स है और क्या अफेक्ट हो सकता है उन इन्फॉर्मेशन का ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पर हमें रिपोर्ट करना होगा एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। फिर उसे इस बात पे भी रिपोर्ट करना होगा कि क्या उसकी ओपिनियन में जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो लॉ रिक्वायर करता है कंपनी को कि वो रखे, वो उसकी एग्जामिनेशन के हिसाब से कंपनी ने एक्चुअली में रखा है या नहीं। क्या वो सारी डॉक्यूमेंट्स उसने रिसीव की है हर एक ब्रांच से जहाँ उसने विजिट नहीं किया। दैट इज़ लॉ रेगुलेशन जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने बोलते हैं, क्या उसे प्रॉपरली मेंटेन किया है, एंड साथ में जो भी रिटर्न्स एडिक्वेट हैं उसकी ऑडिट की पर्पस के लिए वो सब उसने रिसीव की है उन हर एक ब्रांच से जहाँ उसने विजिट नहीं किया था। क्या जो भी रिपोर्ट्स हैं उन अकाउंट्स पे, उन ब्रांच ऑफिस की अकाउंट्स पे जिसके लिए आपने कोई अनदर ऑडिटर अपॉइंट किया था, उसने ऑडिटर को वो सारी इन्फॉर्मेशन भेजी है या नहीं under the provision to that subsection and the manner in which he has dealt with it in preparing his report। अब एक बार याद करो हमने पढ़ा है ये सबसेक्शन 8 क्या है। सबसेक्शन 8 तब अप्लाई होता है जब कंपनी की एक या एक से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस है और उनके जो भी अकाउंट्स है वो ऑडिट किए जा रहे हैं इधर बाय कंपनीज ऑडिटर या कोई अनदर पर्सन जो क्वालिफाइड है उसे ऑडिट करने को। इसके बारे में कौन बात करता है? सबसेक्शन 8, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा है। तो अगर सबसेक्शन 8 के अंदर ऑडिट की जा रही है, दैट इज़ कंपनी ऑडिटर्स के अलावा कोई दूसरा इंसान ऑडिट कर रहा है, तो वो उसे वो अकाउंट्स, वो रिपोर्ट जो भी उसने इशू की है, प्रिपेयर की है, वो उसे भेज रहा है या नहीं, इस बात पे भी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ऑडिटर है उसे तो ऐसे बताना है ना कि कंपनी एज अ होल ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही है या नहीं। अब मान लो कंपनी की किसी एक ब्रांच ने तुम्हें अकाउंट्स नहीं भेजे या जो भी ऑडिट हुई है उसकी रिपोर्ट नहीं भेजी, तो क्या तुम कंपनी एज अ होल के बारे में ये बोल सकते हो? नहीं। इसलिए तुम्हें इस चीज़ पे भी रिपोर्ट करनी होगी।
क्या जो कंपनी की बैलेंस शीट है, P&L है, वो डील कर रही है विद द रिपोर्ट्स इन एग्रीमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब एग्रीमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही जो अमाउंट शो कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट और P&L भी वही शो कर रही है। क्या ऑडिटर की ओपिनियन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करती है हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ? और अगर ऐसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मैटर्स ऑब्जर्व किए गए हैं या उस पे ऑडिटर का कोई ऐसा कमेंट है जिसका एडवर्स अफेक्ट हो सकता है कंपनी की फंक्शनिंग पे, तो वो भी अलग से रिपोर्ट किया जाएगा अंडर सबसेक्शन 3। क्या कोई ऐसा डायरेक्टर है जो डिसक्वालीफाइड है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर? क्या किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क दिख रही है रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स या अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ? एंड देन, क्या कंपनी के पास है कोई एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट? उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है? क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं? क्या वो एडिक्वेट है जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी यूज़ कर रही है इन रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अब जो ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं ना विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो इसके बारे में ये क्या होता है ये हमने पहले के चैप्टर्स में तो डिस्कस किया हुआ है, बट ये भी समझो कि ये हर कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ये कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है? तो इट्स नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी? जो 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, या जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड हैविंग एग्रीगेट बोरोविंग, या उसकी बोरोविंग जो भी है फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर बॉडी कॉर्पोरेट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड लेस देन 25 करोड़। दैट इज़, अगर टर्नओवर बिलो 50 CR है और उसका जो भी डेट है वो बिलो 25 CR है, तब तक उस प्राइवेट कंपनी पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। और वहीं अगर वो प्राइवेट कंपनी एक 1% कंपनी है या स्मॉल कंपनी है तो भी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, अभी हम सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ही पढ़ रहे हैं, सबसेक्शन 3। आगे बढ़ने से पहले एक बार स्टार्ट से ना इस सेक्शन को रिवाइज करते हुए आते हैं सबसेक्शन को। सबसे पहला तो ऑडिटर इस बात पे रिपोर्ट करेगा कि उसे जो भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी थी उसने की है या नहीं, उसे सब इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं, अगर नहीं मिली है तो क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसकी डिटेल और उसका क्या अफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फिर वो ये बताएगा कि उसके ओपिनियन में क्या कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है जो उसे रिक्वायर्ड है बाय द लॉ, एंड साथ में जो भी प्रॉपर रिटर्न्स है जो एडिक्वेट हैं उसके ऑडिट के पर्पस के लिए, वो उन हर एक डॉक्यूमेंट को रिसीव कर रहा है ब्रांचेस से, उन ब्रांचेस से जो उसने विजिट नहीं की है। देन अगर ब्रांच की ऑडिट कोई दूसरा ऑडिटर कर रहा है तो वो हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक अकाउंट्स और जो भी रिपोर्ट उसने प्रिपेयर की है वो उसे भेज रहा है या नहीं। देन जो कंपनी की बैलेंस शीट है या P&L है, क्या वो इन एग्रीमेंट में है, क्या वो टैली कर रही है विद एग्रीमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या उसकी ओपिनियन में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट्स है, जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लाई कर रही है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। क्या उसने कोई किसी भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन की है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे या ऐसे मैटर्स पे जिसका एडवर्स अफेक्ट हो सकता है कंपनी के फंक्शनिंग पे? क्या कोई ऐसा डायरेक्टर है कंपनी का जो डिसक्वालीफाइड है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर? क्या किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क देखी गई है रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स या अदर मैटर्स कनेक्टेड विद? और क्या कंपनी के पास है एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट? और क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं? और ये जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा ये उन प्राइवेट कंपनीज़ को एप्लीकेबल नहीं होता है जो 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, या ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड उसकी जो डेट है फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर बॉडी कॉर्पोरेट वो बिलो है 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मान लो तुम्हारा जो डेट है ना वो 25 करोड़ से ऊपर भी चला जाए तो भी अगर टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड बोला है, एंड दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो एप्लीकेबल होगा। फर्दर ऑडिटर को उन मैटर्स पे भी रिपोर्ट करना होगा जो प्रेस्क्राइब्ड है इन रूल 11 ऑफ कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर्स रूल 2014। अब रूल 11 ऑफ कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 के हिसाब से वो क्या मैटर्स होती हैं? तो सबसे पहले आप रिपोर्ट करोगे कि क्या कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं
इम्पैक्ट को, अगर है तो ऑफ व्हाट, ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशन ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो डिस्क्लोज किया है कंपनी ने। क्या कंपनी ने प्रोविजंस बनाए हैं जो कि रिक्वायर्ड है अंडर एनी लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी भी तरह की मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस के लिए, या अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जो इंक्लूड कर रहा है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को तो उसके लिए। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ना मतलब आप तुक्के में काम कर रहे हो, आपको आज लग रहा है कल को इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू जाके बढ़ जाएगी, इसलिए आज आपने ना कम प्राइस में उसे 100 पीसें खरीद ली हैं। अब आपने आज 100 पीस खरीद ली क्योंकि आपको लग रहा था कल को प्राइस बढ़ेगी, बट हो सकता है अब कल को जाके प्राइस गिर गई, तो चांसेस तो इसके भी हैं ना। तो इसको लेके अगर आपका लॉ रेगुलेशन बोलता है कि आपको प्रोविज़न बनानी चाहिए तो क्या कंपनी ने प्रोविज़न बनाई है। और अगर कोई भी ऐसा अमाउंट है जो आईईपीएफ में ट्रांसफ़र करना था तो वो टाइम पे ट्रांसफ़र किया गया है या नहीं, दैट इज़ क्या उसमें किसी भी तरह की डिले की गई है, क्या जो मैनेजमेंट है उसने रिप्रेजेंट किया है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। ऐसे तो आप हर चीज़ें नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हो, बट जो आपने वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की हैं उनसे हटके ऐसे कोई भी फंड्स नहीं है जो एडवांस किए गए, लोन किए गए या इन्वेस्ट किए गए हैं, इधर फ्रॉम शेयर्ड फंड्स और शेयर प्रीमियम या अदर सोर्सेस, किसी भी सोर्सेस से आई हुई किसी भी पैसे को ना हमने एडवांस किया है, लोन किया है, ना ही हमने इन्वेस्ट किया है बाय द कंपनी और इन एनी अदर पर्सन और एंटिटीज़ इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज़। ना तो खुद इन्वेस्ट किया है, ना ही लोन दिया है, और ना ही किसी इंटरमीडियरी को अपॉइंट किया है जो वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड या इन्वेस्ट करेगा किसी और पर्सन या एंटिटी पे। अब ये वाला जो पॉइंट है ना ये आपको ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगा जब आपने चैप्टर 5 की क्लास अच्छी तरीके से देखी होगी। उस पर ये पॉइंट हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए अभी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, ये पॉइंट डी का जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमने क्या बोला कि मैनेजमेंट अप टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज और बिलीफ में ये बता रही है कि अगर हमने डिस्क्लोज नहीं किया नोट्स टू अकाउंट्स में तो उसके अलावा ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो हमने एडवांस लोन या इन्वेस्ट किया हो। वहीं सेकंड पॉइंट में मैनेजमेंट ये रिप्रेजेंट कर रही है टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट, कोई भी फंड रिसीव नहीं किया है उन्होंने फ्रॉम एनी कंपनी, एनी पर्सन, एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज़, ना ही किसी इंटरमीडियरी के द्वारा रिसीव किया है। दैट इज़ फर्स्ट में वो ये बता रहे हैं अगर नोट्स टू अकाउंट्स में शो नहीं किया है मतलब ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो हमने इन्वेस्ट किया होगा, लोन दिया होगा। और सेकंड पॉइंट में वो ये बता रहे हैं अगर नोट्स टू अकाउंट्स में शो नहीं किया है तो उससे अलग ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो हमने रिसीव किया है। अब इन दोनों चीज़ों को लेके ऑडिटर क्या बोलेगा, पहले तो ऑडिटर उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बताएगा, फिर ऑडिटर ये बताएगा कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म किए जो उसे रिजनेबल या अप्रोप्रिएट लग रही थी उन सर्कमस्टांसिस पे उन्हें परफॉर्म करके उसकी नज़र पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई है जो उसे ये बिलीव करने पे मजबूर करे कि किसी भी तरह की मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में। और क्लॉज 1 और 2 में अभी हमने क्या पढ़ा कि ना तो हमने किसी को लोन दिया है या इन्वेस्ट किया है, ना ही हमने अमाउंट रिसीव किया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया है। और अगर आपको ऊपर के दोनों पॉइंट्स को, दोनों क्लॉजेस को डिटेल में समझना है तो आपको इसके लिए चैप्टर 5 देखना होगा। एंड आफ्टर दिस ऑडिटर ये बताएगा, अच्छा ये अभी हम रूल 11 के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो रूल 11 के हिसाब से फिर ऑडिटर ये बताएगा कि अगर किसी भी तरह का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है कंपनी के द्वारा तो वो इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123 ही डिक्लेयर किया गया है। क्या कंपनी उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो जिनके में फ़ीचर हो ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल और वो ऑपरेट करता है थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड, और जो ये ऑडिट ट्रेल फीचर है ये टेम्पर नहीं हुआ है, ये अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है बाय द कंपनी एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन। अब सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी, जो भी रिपोर्ट करनी थी, अगर उन मैटर्स के रिगार्डिंग आपका जो भी आंसर है वो नेगेटिव है या क्वालिफाइड है तो ऐसे केस में हम सब सेक्शन 4 के अंदर रीज़न बताते हैं इस नेगेटिव आंसर का या क्वालिफिकेशन का। फर्दर सब सेक्शन 9 ये बोलता है कि हर ऑडिटर को कंप्लाई करना होगा हर एक अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। रिपोर्टिंग ऑन एनी मैटर्स स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर तुम्हें ऐसी किसी मैटर पे रिपोर्ट करना है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आपको रिपोर्ट करना होगा तो वो हम रिपोर्ट करेंगे अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 11।
दैट इज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद NFRA या तो किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट कर सकती है इन रेस्पेक्ट ऑफ सच क्लासेस और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, कि ऑडिटर की रिपोर्ट को इंक्लूड करना होगा एक स्टेटमेंट ऑन सच मैटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन। अब ये जो आपने पढ़ा ना, ये आपको कुछ समझ आया नहीं होगा क्योंकि ये है अबाउट कारो, जो कि हम लेटर ऑन अभी डिस्कस करने वाले हैं। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे, अगर जब आप ऑडिट कर रहे हो तब आपको किसी भी तरह का फ्रॉड दिख रहा है तो। अब हम ना ये पैराग्राफ पढ़ नहीं रहे, इसको आप एक बार पढ़ के देख लेना। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि इसमें मेन लिखा क्या है। तो अगर आपको ऑडिट करते वक्त किसी भी तरह से ये दिख रहा है कि कंपनी ने किसी भी तरह की कोई फ्रॉड कमिट की है, उसके ऑफिसर्स ने या एम्प्लॉयज़ ने फ्रॉड कमिट की है जो इन्वॉल्व करते हैं अमाउंट ऑफ 1 करोड़ और मोर, दैट इज़ अगर 1 करोड़ से ऊपर का कोई भी फ्रॉड है तो हम डायरेक्ट जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, अगर 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे हो। अब मान लो 1 करोड़ से नीचे हुआ तो क्या किसी को भी नहीं बताओगे? बताओगे। अगर 1 करोड़ से नीचे हुआ तो या तो आप पहले ऑडिट कमेटी को बताओगे। अब ऑडिट कमेटी को तब बताओगे ना जब उस कंपनी की ऑडिट कमेटी है। अगर उस कंपनी के पास कोई ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर आप बोर्ड के पास जाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाके इन्फॉर्म करोगे अबाउट द फ्रॉड। तो एज़ पर कंपनीज एक्ट तो आपको बस इन्हीं दो लोग को रिपोर्ट करना है। अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो गवर्नमेंट को, और 1 करोड़ से नीचे है तो ऑडिट कमेटी को, और इनकेस ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर बोर्ड को। बट इसके अलावा ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा मैटर्स पर्टेनिंग टू फ्रॉड एट पॉइंट 11 ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2020, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, ये आ गया हमारा कारो का टॉपिक, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको एक बार में पूरा पढ़ाना चाहती हूँ, आज आधा कल आधा पॉसिबल नहीं होगा। इसमें जो पैरा 1 है, पैरा 2 है, पैरा 3 है, वो ऑलमोस्ट एक के बाद एक आपको सीक्वेंस में पढ़ने से ही समझ आएंगे। इसलिए हम इस टॉपिक को अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।